आसपास के टिश्यू से नहीं चिपका हुआ है तो बड़ा प्लेन सिंपल केस है, आराम से हो जाता है। परंतु जब ये चिपकने शुरू हो जाते हैं आसपास के टिश्यू से, तो उसके अंदर जो काइंड ऑफ प्रिसीजन चाहिए, जो काइंड ऑफ सर्जन चाहिए, जो अच्छा डिसेक्शन वहाँ कर सकता है, तो वो अगर आपके पास अच्छा है तो आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर मान लो कोई कहीं पे कोई टेक्निकल प्रिसीजन कम है तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। वो सिर्फ गॉलब्लैडर सर्जरी नहीं, वो किसी भी सर्जरी में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गॉलब्लैडर सर्जरी के साथ ऐसा है। दिस आइडिया एंड कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू एवरी सर्जरी, हर सर्जरी में तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग विद द गॉड्स मशीन जो भगवान ने बनाई है, हम उससे प्ले कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग अ चेयर, जैसे कि मान लो सपोज मैं दरगाह में चेयर बना रहा हूँ तो सारा का सारी परफॉर्मेंस मेरे पे निर्भर करती है कि चेयर तो निर्जीव है, लेकिन जब हम आदमी की सर्जरी कर रहे हैं तो किसी ह्यूमन बीइंग की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें तो दोनों तरह चीजें काम करती हैं। मैं काम कर रहा हूँ, बॉडी की रिएक्शन कैसी है, तो बॉडी के जो टिश्यूज कैसे हैं, तो रिजल्ट आता है दोनों चीजों से कंबाइन होकर आता है, मेरी परफॉर्मेंस और टिश्यू की रिएक्शन, तो उससे मिलकर बनता है सारा रिजल्ट। अगर निर्जीव चीज है तो सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस मैटर करती है, अगर जीव चीज है तो उसके अंदर उसकी रिएक्शन भी मैटर करती है, उसके टिश्यूज कैसे हैं, उसके अंदर प्रोटीन कैसा है, मतलब उसकी जो ब्लड वेसल्स कैसी है, उसकी एज कैसी है, सब चीजों में फर्क पड़ता है। तो सारे रिजल्ट उस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ सर्जरी के ऊपर बायोडाटा सीबीडी और साथ में वहीं से ही जा रहा होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इन सब के साथ मिलकर इसने बड़ा लंप बना दिया। तो गॉल स्टोन्स के लिए इसको ऑपरेशन भी लिया गया किसी और हॉस्पिटल में, वहां पर इसको जब उन्होंने लैप्रोस्कोप डाला तो इतना बड़ा लंप बना हुआ था और इन्फ्लेमेशन थी और सारे स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने का डर था, जिसकी वजह से सर्जन ने उसको अबैंडन कर दिया कि इसमें हम नहीं कर सकते हैं सर्जरी। तो उसने उसको ओपन करने के लिए मना कर दिया और लैप्रोस्कोपी के लिए। फिर कुछ टाइम बीता, पेशेंट 7-8 महीने करीब अपने और घरों के काम में बच्चों के साथ बिजी हो गई, तो उसके फिर दोबारा सिम्टम्स हुए, तो वो दोबारा गई डॉक्टर्स के पास। तो उन्होंने बोला कि पुरानी हिस्ट्री थी और जो उन्होंने जो उसके एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में देख के बोला कि ये लैप्रोस्कोपिकली या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से संभव नहीं है, इसको ओपन ही करना पड़ेगा, काफी बड़ा कट आएगा और जिसके अंदर कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो जब हमारे पास आई तो हमने इसके टेस्ट करवाए और उसमें जो गॉलब्लैडर की जो वॉल थी वो ऐसी लग रही थी देखने में जैसे इसमें कैंसर भी है। तो हमने एक जो कैंसर का शक हुआ तो उस कैंसर के सारे टेस्ट करवाए और कैंसर का शक फिर भी बना रहा टेस्टों के बाद भी, पूरी तरह रूल आउट नहीं हुआ। तो हमने फिर डिसाइड किया कि इसको मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से करना, कि जो छोटे बच्चे थे ज़्यादा टाइम तक वो हॉस्पिटल रह नहीं सकती थी और रिकवरी भी जल्दी चाहिए थी, तो देन वी प्लान कि इसको रोबोटिक सर्जरी से करते हैं। तो रोबोटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर हमारे जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं और जिस तरीके की हमारी विजन है उसके अंदर, तो उसमें जो टिश्यू डिसेक्शन है, जो टिश्यूज का डायसेक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब हमारे को जो सारे टिश्यूज बड़े अच्छे से दिखते हैं और उनका जो बड़ा प्रिसाइज डिसेक्शन होता है और जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स का आर्टिकुलेशन होता है वो हर एंगल पे जाके उस एरिया को डिसेक्ट कर सकता है, सेविंग द अदर ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कम से कम होता है उसमें। तो हमने ये प्लान किया उसका और हमने रोबोटिक की और उसकी उम्मीद से बेटर, आई मीन काफी गंदा था वो एरिया और काफी गंदा था गॉलब्लैडर, उसके आसपास काफी सारे ऑर्गन्स चिपके हुए थे, परंतु हमारी उम्मीद से बेटर उसका डिसेक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक आर्म्स। तो उसकी वजह से हम करीब 40-45 मिनट में अपनी सर्जरी खत्म कर ली, जिसके अंदर अगर ओपन करते तो काफी टाइम लगता और काफी ज्यादा लंबी मॉर्बिडिटी होती, और ये पेशेंट हमारा 1-2 दिन के अंदर वहां से डिस्चार्ज भी होता और 1 हफ्ते के बाद टाँके निकलवाने आई जो पेशेंट, अपने जो बोर्ड सब जो होते हैं क्लिप्स लगाते हैं, तो वो जब निकलवाने आई तो शी वाज जस्ट एज लाइक एज नॉर्मल जो पेशेंट चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना पूरा खा रही है, इनफैक्ट बच्चों के लिए काम भी करना शुरू कर दिया उसने, रसोई में रोबोट काम भी करना शुरू कर दिया। तो जो उसकी जो रिकवरी हुई वो बड़ी फैंटास्टिक हुई बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सर्जरी वी डिड विद रोबोटिक असिस्टेंस। ये हमारा एक वो हाईलाइट है कि बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हम पेशेंट को प्रिसाइज काम कर सकते हैं उससे, तो उसको एक तो कॉम्प्लिकेशन का डर कम हो गया, रिकवरी बड़ी फास्ट हो गई, पेन बड़ा कम हुआ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसकी बड़ी अच्छी है। तो दिस वाज द हाईलाइट। या विद इन फ्यू डेज ही प्रेजेंट कर जाती हैं और जो भी जो उसका नुकसान अगर होता है किसी भी सर्जरी का तो वो इमीडिएटली पता चल जाता है। तो जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है, 7 दिन के बाद टाँगे कटा गई, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गॉलब्लैडर की वजह से या इस डिजीज की वजह से जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो नहीं होंगे। शी इज फ्री ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ऑल डिजीज, शी इज परफेक्टली फाइन, वर्किंग वेल फॉर हर चिल्ड्रन। कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि जब देखिए कोई भी सर्जरी हम जैसे हम मानते हैं नॉर्मल टाइम में कि गॉलब्लैडर बड़ी छोटी सर्जरी है, पर किसी भी सर्जरी को कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसकी लोकल जो प्रॉब्लम्स होती है, लोकल जो कंडीशन होती है वो उसकी सिवियरिटी बनाती है।
एक गवर्नमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर हम 2 मिनट के अंदर भी करके बाहर आ जाते हैं, 10-15 मिनट के अंदर भी कर लेते हैं। तो कभी कभी जब ये इन्फ्लेम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और आसपास के टिश्यूज से चिपक जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो उनको छुड़ाना उस जगह से बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उसको छुड़ाने की प्रक्रिया के अंदर वो सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर वो ऑर्गन डैमेज होते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है खतरनाक होती है। कई बार पेशेंट कई दिन तक, कई महीनों तक हॉस्पिटल रह जाता है, उसके बाद डेथ भी हो जाती है। ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उस वक्त अगर हमारा वो टिश्यू डायसेक्शन प्रोसेस होता है, उन ऑर्गन्स को डैमेज किए बगैर अगर उसको अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं तो पेशेंट की सारी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है बच जाती हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो वो निकल जाएगी ऑर्गन। तो हमारी जो टेक्निकल जो प्रिसीजन चाहिए, वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी आती जाती है उससे प्रिसीजन बढ़ता जाता है उसका। जैसे कि हमारा ओपन सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी में हाथ की मदद से हैंड एंड से करते हैं, वो भी प्रिसाइज होता है काफी। लेकिन उसके ऊपर क्रू मेथड होता है, उसके अंदर जो टिश्यू ट्रॉमा ज्यादा होता है तो पेशेंट की रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है, लंबा चीरा पड़ता है, वो चीरे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं बाद में। जब हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक करते हैं तो उसके अंदर हमारे को टेक्नोलॉजी का बड़ा सहारा चाहिए होता है। तो जो हमारे हाथ का जो एक्चुअली जो यूएसपी है, जो हाथ का जिससे जो काम कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी उसको उतना वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस करती कि नहीं करती बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हम एग्जैक्टली जैसा हम हाथ से काम करते हैं वैसा या उससे भी बेटर कर देते हैं, वो टेक्नोलॉजी के एडवांटेज की वजह से। तो रोबोटिक जो टेक्निक है उसकी वजह से जो हम काम कर पाते हैं वो जितना हम हाथ से कर पाते हैं उससे भी बेटर कर पाते हैं। और जो दिखता है उसके अंदर जो 3D विजन होता है, डेप्थ परसेप्शन के साथ जो हमारा विजन होता है वो उतना ज्यादा अच्छा होता है कई बार तो नेकेड आई से नहीं पता चलता, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उससे भी बेटर विजुअलाइजेशन आता है। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट? काफी टाइम से अवेलेबल है, परंतु इसके नए नए तरीके से हम यूज करके नई नई सिचुएशंस में हम इसको बेटर रिजल्ट देते हैं। तो अभी ये बहुत ज्यादा इतनी फेमस, जैसे फेमस भी है लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। लोगों को उसके एडवांटेजेस के बारे में इसलिए नहीं पता कि बहुत कम जगहों पे ये चीज अवेलेबल है। रोबोट भी कई तरह के आते हैं। जो हमारे पास फोर्टिस में रोबोट है वो सबसे महंगा रोबोट और सबसे ज्यादा प्रिसाइज रोबोट है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा इसीलिए है। तो जो कि कॉस्ट ज्यादा है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो रिजल्ट भी बेटर है। क्योंकि सर अभी भी लोग जब ऑपरेशन कराने जाता है तो सोचता है कि रोबोट से ना कराएं, हम मैनुअली ही किसी इंसान से ही कराएं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं? बताते हैं आपको। क्या होता है कि लोगों को जनरल लेवल को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मींस रोबोट सर्जरी कर रहा है। ऐसा कोई रोबोट चल के नहीं आता है। जिस लोगों को भ्रांति होती है, लोग हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप खुद ही कर दीजिए ऑपरेशन, तो उनको बताना पड़ता है कि एक्चुअली ऑपरेशन हम ही करते हैं, पर रोबोट को असिस्टेंस होने से हमारे हाथ की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। रोबोट के 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। रोबोट के एक तो ये क्या होता है कि जो डेप्थ ऑफ विजन होती है, जो विजुअलाइजेशन ऑफ टिश्यूज का फार बेटर होता है। हम टिश्यूज के बहुत करीब जाके ऑपरेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मल लैप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें कई इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डाई डाल के भी पता लगा सकते हैं कि जो पित्त की नाली कितने गॉर्बेट के कितने पास से निकल रही है। कई बार बहुत ज्यादा सूजा होता है तो पित्त की नाली के बारे में पता नहीं चलता है, तो कितनी पास से निकल रही है, उसकी कलरिंग आ जाती है, जो कलर आ जाता है वो दिखनी शुरू हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि आप देखेंगे मेरे हाथ में कोई ट्रेमर नहीं है, और इसको अगर हम 100 गुना अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हर एक के हाथ में हल्के से ट्रेमर होते हैं। रोबोटिक आर्म से ट्रेमर फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिर उससे मोशन स्केलिंग होती है। मोशन स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप जितना तेज हाथ हिला रहे हैं वहाँ रोबोट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं कि वो हाथ धीरे मूव करता है, एक बड़े स्मूथ तरीके से मूव करता है। तो मोशन स्केलिंग होती है। दूसरा क्या होता है कि अब जो मेरा राइट हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट हैंड की मेरी डेक्सटेरिटी है बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी तरीके से मैं कला कर लेता हूँ उससे, पर लेफ्ट से नहीं कर पाता। आप जो राइट हैंड से काम कर सकते हैं लेफ्ट से नहीं कर सकते। परंतु रोबोटिक असिस्टेंस से क्या होता है कि जो आपकी डोमिनेंस ऑफ हैंड होता है वो खत्म हो जाता है, कि आप लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं जितना कि आप राइट हैंड से काम कर सकते हैं विदाउट नोइंग। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं रोबोटिक के साथ। और जिस तरीके से रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स घूम सकते हैं, वो जो हमारी रिस्ट मूवमेंट होती है उससे भी बेटर मूवमेंट कर देता है। वो कई बहुत डिफिकल्ट एंगल्स पे भी सूचर लगा सकता है, टाँके लगा सकता है, उसकी असिस्टेंस